बिहार बजट और बिहार इकोनॉमिक सर्वे को देखेंगे। बिहार बजट और बिहार इकोनॉमिक सर्वे से दोनों मिला के कम से कम 7 से 8 प्रश्न आपके बीपीएससी में आते हैं तो आते ही हैं। तो इसी के तहत हम लोग आज पूरी बिहार बजट और बिहार इकोनॉमिक सर्वे को पढ़ेंगे। बिहार बजट और बिहार बजट से लगभग 4 प्रश्न और इकोनॉमिक सर्वे से भी 4 से 5 प्रश्न आते हैं। आपकी प्रति व्यक्ति आय में कौन सा जिला असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में है, कहाँ पे मछली उत्पादन सर्वाधिक हुआ, कहाँ पे पेट्रोल डीजल खपत ज़्यादा हुआ, बिहार का राजस्व घाटा कितना रहा, राजस्व अधिशेष कितना रहा। तो ये सारे प्रश्न जो है बिहार बजट और बिहार इकोनॉमिक सर्वे से आते हैं। और बिहार में जितने भी परीक्षाएं होती है, चाहे वह आप किसी भी एग्ज़ाम का तैयारी करते हैं, उस एग्ज़ाम के तैयारी के पर्सपेक्टिव से ये बिहार का जो बजट और इकोनॉमिक सर्वे है वो बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है। और एग्ज़ाम का भी आप बहुत कम ही दिन बचा हुआ है और आप लोग उम्मीद करते हैं कि लगातार तैयारी कर रहे होंगे। और जीवन में यदि सफलता पाना है तो सफलताएं संघर्ष, त्याग और बलिदान मांगती है। श्री कृष्ण जी भी कहते हैं कि जीवन एक संघर्ष है और यह संघर्ष आपके जीवन में कभी पीछा नहीं छूटता है। आप अपने जीवन में किन चीज़ों को प्रायोरिटी देते हैं, किन चीज़ों को महत्वपूर्ण मानते हैं, उसके हिसाब से उसके अकॉर्डिंग अपना टाइम मैनेजमेंट, समय प्रबंधन कीजिए और जीवन में जो भी समस्याएं हैं उसको चुनौती के रूप में समझिए। और जब आप चुनौती के रूप में समस्याओं को देखने लगिएगा और तो फिर समस्याएं आपके स्वतः समाधान होने लगेगी और जीवन जो है आपका वो बेहतर होने लगेगा। और ये आपके सफलता में मार्गदर्शक होंगे कि आप किन चीज़ों को महत्वपूर्ण समझते हैं और उसके हिसाब से आप कितना कार्य करते हैं। उम्मीदों को दिए बुझाया नहीं करते, उम्मीदों के दिए बुझाया नहीं करते, दूर हो मंजिल तो पाँव डगमगाया नहीं करते, हो दिल से जिसका जज्बा मंजिल छूने का। यदि आपके दिल में जज्बा है मंजिल छूने का तो वो व्यक्ति कभी मुश्किलों से घबराया नहीं करते। इन्हीं तो आप सफलता पाना है तो आप जज्बातों को बनाए रखिए और कभी भी मुश्किलों से घबराइए नहीं। और इन्हीं सब के साथ हम कहते हैं कि जितने भी समय बचा हुआ है उन महत्वपूर्ण समय को आप तैयारी में दीजिए और समय के साथ तैयारी को धार दीजिए। आइए हम लोग देखते हैं बिहार बजट और बिहार इकोनॉमिक सर्वे के महत्वपूर्ण घटनाक्रम को। बजट हम लोग जानते हैं कि बजट किसी भी सरकार का, या हम लोग आप लोग घर में भी रहते हैं तो बजट हम लोग का जो एक साल में, या हमने 2-3 चीज़ें अनुमान एस्टिमेट करते हैं कि हमने पिछला बार खर्च किया, इस खर्च के हिसाब से आगे हमको क्या रणनीति बनाना चाहिए और उससे पहले जो हमने खर्च किया था उसमें हमने क्या अचीवमेंट पाया। तो लगभग 3 वर्षों का लेखा जोखा रहता है। जैसे ये बजट हम लोग 2025-26 वित्तीय वर्ष को हम समझते हैं। 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च को हम लोग भारत का वित्तीय वर्ष समझते हैं। ये 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च का भारत का वित्तीय बजट होता है। तो ये 2025-26 मतलब आगे का जो हमारा 2025 अभी मार्च से लेके 2026 तक हम क्या करने वाले हैं, राज्य को कौन कौन सी योजनाएं देंगे, राज्य के लिए क्या बेहतर विकास होंगे, इसके लिए हम क्या रणनीति होंगे। तो ये 2025-26 की घोषणाएं इसमें की रहती है। यानी अगले साल में हम लोग क्या क्या करेंगे उसकी घोषणाएं की जाती है कि हम कितना योजना लाएंगे, कौन सी योजनाएं लाएंगे। उसके बाद 2024-25 में हमने जो बजट लाया था उसके बारे में महत्वपूर्ण प्रगति दी जाती है कि इतने दिन में हम लोग इस चीज़ पे दिए जाते हैं। और उससे पहले जो हमने 2023-24 में जो बजट लाया था तो उसके हिसाब से हमने किन किन अचीवमेंट को प्राप्त कर लिया है, किन किन चीज़ों को, लक्ष्य को प्राप्ति कर लिया है, इन चीज़ों का इसमें उल्लेखन किया रहता है। तो ये समझिए कि 3 वर्ष का बजट में घोषणाएं की रहती है कि सबसे पहले कि आपने जो पिछले साल घोषणा किया था उसमें क्या अचीवमेंट पा लिया है, क्या पूर्ण हो गई है, जो पिछले साल घोषणा किया था उसमें क्या प्रगति हुई है, कहाँ तक पहुँचे हैं। और घोषणाएं होती हैं कि अगले साल हम राज्य के कितने बजट और कितने चीज़ों को महत्वपूर्ण रूप से विकास के रूप में मानक तय करेंगे। तो ये 3 साल का बजट में दिया रहता है। और बजट जो है राज्य बजट और केंद्र बजट हम
केंद्रीय बजट मेरे इसी यूट्यूब चैनल पे अपलोड है, तो आप लोग देख सकते हैं। तो राज्य बजट की चर्चा हम लोग 112 के तहत वार्षिक वित्तीय विवरण में देखते हैं केंद्रीय बजट की। और राज्य बजट की चर्चा अनुच्छेद 202 में की गई है कि हर साल जो है राज्य का वार्षिक वित्तीय विवरण प्रस्तुत किया जाएगा। और इसी के तहत बिहार सरकार ने इस साल का अपना राज्य बजट पेश किया। और जो बिहार सरकार के वर्तमान में उप मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री हैं श्री विजय सम्राट चौधरी जी, उन्होंने बजट भाषण प्रस्तुत किया। क्योंकि इस साल चुनावी वर्ष है और बिहार में अक्टूबर नवंबर में चुनाव होने वाले हैं बिहार विधानसभा के, तो इस साल का जो बजट घोषणाएं थी वो बहुत छोटा था और अब तक के बिहार के बजट इतिहास का ये सबसे छोटा भाषण था। और क्योंकि इस साल चुनाव होने वाला है, तो आप लोग बजट जब अवलोकन कीजिएगा तो इस बार बजट भी मुश्किल से 50 से 60 पेज का अप्रॉक्स है। और अधिकांश घोषणाएं जो पिछले बार जो बजट हुआ था 24-25 के लिए, उसी बजट की बहुत सारी कॉपियां या बहुत सारी बातें सेम टू सेम 2025-26 के बजट में लिखी गई हैं। और उसके कुछ भाषाओं के बदलाव के साथ साथ कुछ चीज़ें इसमें लिखी गई है। तो आइए इसके परिप्रेक्ष्य में हम लोग सबसे देखते हैं। राज्य बजट की चर्चा अनुच्छेद 202 में की गई है। हमने सबसे पहले इसको आपको बता दिया। बिहार का पहला बजट 1952-53 में पेश किया गया था। जब भारत आज़ाद होने के बाद बिहार एक स्वतंत्र राज्य बना, तो सबसे पहले बिहार में 1952-53 में बजट पेश किया गया था। उसके बाद 3-4 चीज़ें जो आप लोग यदि बिहार का रिलेटेड एग्जाम देते होंगे, खास करके बीपीएससी का, इस बात को याद कर लीजिए कि बिहार बजट से आपसे इन सब चीज़ों से प्रश्न जरूर पूछा जाता है। तो बिहार में सबसे पहला जो बाल बजट है कि शुरुआत 2013-14 में हुआ था। और भारत स्पेशल रूप से बाल बजट पेश करने वाला एक बजट बताए थे कि जैसे किसी स्पेसिफाइड बजट जो होता है, तो एक होता है कि बजट उस मंत्रालय के लिए स्पेसिफिक 100% बजट डेडिकेटेड हो। जैसे मान लीजिए हम कहते हैं महिला जेंडर बजट, या हम कहते हैं बाल बजट, तो एक बाल विकास विभाग या बाल विकास मंत्रालय हम बना लिए और उसके लिए हम 100% डेडिकेटेड बजट दे दिए। एक वो श्रेणी होता है। और दूसरा श्रेणी होता है कि किसी दूसरे विभाग में जब हम 30% या उससे अधिक पैसा उस स्पेशली चीज़ के लिए देते हैं, तो उसको हम, जैसे हम बच्चों के लिए दिए तो उसको बाल बजट कहते हैं, महिलाओं को दिए तो उसको हम जेंडर बजट कहते हैं, यदि हम पर्यावरण संरक्षण के लिए दिए तो उसको पर्याग्रीन बजट कहते हैं। तो इस टाइप से हम यदि 100% या 30% या स्पेशली उसको देते हैं। जैसे यदि हम पर्यावरण वन और विभाग बना लिए और उसको 100% बजट दिए, और किसी अन्य विभाग जैसे हम आवास और शहरी मंत्रालय दे दिए और उसमें भी 30% या उससे अधिक बजट ऐसे पेश किए, या उसका रकम है जो कि पर्यावरण संबंधित कामों के लिए है, तो इसको भी हम पर्यावरण बजट कहते हैं। उसी हिसाब से होता है स्पेसिफाइड बजट, बाल बजट या जो भी होता है। तो इसके तहत हम लोग देखते हैं कि असम तथा केरल के बाद बाल बजट पेश करने वाला बिहार जो है वो तीसरा राज्य था। पहला राज्य हम लोग का असम, दूसरा राज्य केरल था। तो ये स्टेटिक में आप लोग याद रखिएगा। ये प्रश्न बिहार का पहला जेंडर बजट कब आया था, ये प्रश्न पूछ चुका है, तो ये आप लोग याद रखिएगा। बिहार का पहला जेंडर बजट 2008-9 में आया था। पहला हरित बजट, ये भी प्रश्न बीपीएससी पूछ चुका है कि पहला हरित बजट बिहार में कब आया था, तो 2020-21 में श्री सुशील मोदी जी द्वारा पेश किया गया था। अगला हम लोग अब बिहार बजट 2025-26 में क्या क्या घोषणाएं की गई है बिहार सरकार के द्वारा, इन घोषणाओं के द्वारा हम देखते हैं। पहला है कि बजट 3 मार्च 2000, जैसे हम लोग का जो केंद्रीय बजट है उसमें पहले था कि फरवरी माह के अंतिम दिन पेश किया जाता था, लेकिन अब जो है फरवरी माह के पहले दिन यानी 1 फरवरी को हम लोग का केंद्रीय बजट आता है और 31 जनवरी को हम लोग का आर्थिक सर्वेक्षण आता है सेंट्रल लेवल का। लेकिन बिहार का जो बजट या स्टेट बजट जो होता है, स्टेट बजट को पेश करने का कोई निश्चित तारीख नहीं होता है। हर साल राज्य अपने सुविधा अनुसार उसी 31 मार्च जो हम लोग का वित्तीय वर्ष शुरू होता है उससे पहले अपने सुविधा अनुसार किसी दिन बजट पेश करता है। इस साल का बजट 3 मार्च 2025 को हमारे वित्त मंत्री श्री सम्राट चौधरी ने पेश किया और यह अब तक का सबसे छोटा बजट भाषण था। इस बार साल का जो हम लोग का बजट था वो टोटल बजट कितने का था, तो यह आपसे प्रश्न पूछ सकता है कि इस साल का हम लोग का बजट कितने का टोटल था। तो इस साल का हम लोग का टोटल का बजट 3,16,895 करोड़ है, जो पिछले साल हम लोग का बजट था 2.78 लाख करोड़, उससे 13.69% अधिक है। ठीक न।
तो ये हम लोग का हो गया बजट है कि ये बिहार का बजट मतलब अनुमान लगाया गया कि अगले साल हम कितना पैसा खर्च करेंगे। ये हो गया हम लोग का बिहार का बजट 3.16 लाख करोड़, आपसे शॉर्ट फॉर्म में भी दे सकता है 3.16 लाख करोड़। ये हो गया हम लोग का बिहार बजट। चलिए आगे हम लोग देखते हैं बिहार का ये बजट हुआ और राज्य का जीएसडीपी। जीएसडीपी मतलब हुआ बिहार राज्य की सीमाओं के भीतर एक वर्ष में उत्पादित कुल वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य को हम लोग क्या कहते हैं, जीएसडीपी कहते हैं। बिहार राज्य या राज्य का जो सकल घरेलू राज्य उत्पाद होता है उसको हम लोग जीएसडीपी कहते हैं। और ये निकाला जाता है दो चीज पर, एक होता है वर्तमान प्राइस पे मतलब अभी, और एक निकाला जाता है आधार वर्ष पे। ये दो चीज पे निकाला जाता है, वर्तमान वर्ष पे और आधार वर्ष पे। वर्तमान वर्ष मतलब 2024-25 में जो हम लोग का वर्तमान वर्ष चल रहा उसमें, इसमें जो है महंगाई भी इंक्लूडेड रहती है कि इसमें महंगाई का भी विकास रहता है। जैसे हम लोग बताए थे कि मान लिया जाए कि जो ये जीएसडीपी रहा इसमें इस समय 100 रुपया हम लोग का किसी वस्तु का मूल्य था और अब जो है कि हम लोग का उसमें महंगाई 15 रुपया बढ़ गया और वर्तमान मूल्य पर 115 रुपया होगा। लेकिन आधार वर्ष पे काउंट किया जाएगा तो वो वस्तु का मूल्य 100 रुपया ही होगा। तो ये हम लोग का होता है आधार वर्ष और वित्तीय वर्ष पे, मतलब आधार वर्ष और वर्तमान मूल्य पे बजट होता है, ये जीएसडीपी होता है। इसी के तहत हम लोग देखते हैं सबसे पहले जो बिहार का वर्तमान मूल्य पर जो अभी आधा है उस पर सकल घरेलू राज्य उत्पाद जीएसडीपी जो है 10.97 लाख करोड़ होने का अनुमान है। और जो पिछले वर्ष की तुलना में 22% अधिक माना गया है कि बिहार का ये बजट इतना % अधिक है। अगला है बिहार में राजस्व घाटा नहीं होता, राजस्व अधिशेष। राजस्व मतलब हुआ बिहार का कुल आय, उसमें से जो कुल व्यय होता है उसको हम लोग राजस्व घाटा या राजस्व अधिशेष कहते हैं। जब वो प्लस में पैसा हो तो राजस्व अधिशेष होता है। और राजस्व अधिशेष किसी राज्य के लिए बेहतर नहीं माना जाता है। राजस्व अधिशेष मतलब हुआ कि आपको जितना इनकम हो रही है, जितना आप बजट सरकार दे रही है, एलोकेशन दे रही है, वो भी आप सही तरीके से बेहतर तरीके से खर्च नहीं कर पा रहे हैं। तो ये हम लोग का राजस्व अधिशेष है बिहार सरकार का 2025-26 का 88,031 करोड़ अनुमानित है, जो कि जीएसडीपी का 0.88% है। तो ये भी प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। देखिए बिहार बजट से जो भी प्रश्न आती है वो आता है 4-5 चीज कि राजस्व अधिशेष कितना रहा है, बजट कितना रहा है, बिहार का जीएसडीपी कितना बताया गया है, राजस्व घाटा आदि होता है तब राजस्व। तो ये चीज़ें आपका फिर राजकोषीय घाटा बताया जाता है। तो इन सब चीज़ों का आप लोग एग्जैक्ट फॉर्म में याद रखिएगा। तो राजस्व अधिशेष जीएसडीपी का 0.8%। अगला हम लोग का राजकोषीय घाटा। राजस्व मतलब होता है कुल आय माइनस कुल व्यय, और राजकोषीय घाटा मतलब हुआ कि कुल आय हम जोड़ेंगे उसमें हम लोग को कुछ ऐसी परिसंपत्तियां, कुछ ऐसी पूंजी जो कि हमको कर्ज के रूप में नहीं लेके किसी अन्य चीज से प्राप्त हुआ है। जैसे बिहार सरकार ने किसी को कोई बजट पेश किए हुए मतलब ऋण दिए हुए था, बिहार सरकार किसी में ऋण थी, किसी शेयर लाभांश में हिस्सा था, तो उससे जो पैसा मिलता है उसको भी राजस्व में राजकोषीय में जोड़ लिया जाता है। और उससे जो फिर खर्च मिला तो उसको, तो उसके आधार पे बिहार का घाटा जो है राजकोषीय घाटा 32,718.31 करोड़ होने का अनुमान है, जो कि जीएसडीपी का 2.98% है। तो आप लोग याद रखिएगा राजस्व अधिशेष है जीएसडीपी का 0.8% और राजकोषीय घाटा है जीएसडीपी का 2.98%। चलिए आगे हम लोग देखते हैं कुल खर्च में राजस्व व्यय का हिस्सा। वही राजस्व खर्च भी दो प्रकार का होता है, राजस्व व्यय और पूंजीगत व्यय। जैसे यदि हम एक अनुमान ले लेते हैं कि शिक्षा मंत्रालय, आप अपने घर के हिसाब से ही लेते हैं, यदि आपने घर में जो नियमित खर्चा होता है, जैसे शिक्षा मंत्रालय हम लिए कि उस पर बजट है मान लिया जाए, तो हमने शिक्षकों के पेंशन, कर्मचारियों के पेंशन, वेतन भत्ते पर जितने पैसे खर्च किए वो होता है राजस्व व्यय। और यदि हमने जो है स्कूलों कॉलेज की बिल्डिंग बेहतर करने के लिए, कंप्यूटर लैब बनाने के लिए, अवसंरचना निर्माण के लिए, कॉलेज में बेंच डेस्क बनाने के लिए, इन सब चीज़ों के लिए जो पैसे खर्च किए जाते हैं वो हम लोग का हो गया आप लोग का पूंजीगत व्यय। जैसे घर में आप ले लिए, यदि घर में आपने बिजली बिल पे किया तो वो आप लोग का हो गया राजस्व व्यय, और यदि आपने एक पंखा खरीद लिया तो वो आपका हुआ पूंजीगत व्यय। तो ये हम लोग का होता है राजस्व व्यय और पूंजीगत व्यय। तो उसमें राजस्व व्यय है जो बिहार का कुल खर्च का
2.52 लाख करोड़ होने का अनुमान है। और याद रखिएगा, ये राजस्व व्यय जितना अधिक होता है वो राज्य के लिए नुकसानदेह होता है, और ये पूंजीगत व्यय जितना अधिक होगा इसका मतलब राज्य जो है अवसंरचना निर्माण पे बेहतर उद्योग धंधे, फैक्ट्री, कल कारखाने, रेलवे, सड़क, रोड, बिजली, इन चीज़ों पे सरकार ज़्यादा खर्च कर रही है। तो इसका मतलब होता है कि पूंजीगत व्यय राज्य के लिए बेहतर होता है। तो राजस्व व्यय जो है 2.75 लाख करोड़ होने का अनुमान है, यानी 79.52% है। और जो पूंजीगत व्यय है वो मात्र 64,894.76 करोड़ है, जो कि 20.48% मात्र है। तो हम ये 3-4 चीज़ें आप लोग जरूर याद रखिएगा, राजस्व व्यय, पूंजीगत व्यय, राजस्व अधिशेष और राजकोषीय घाटा, ये 4 चीज़ें। और प्राथमिकता क्षेत्र में स्वास्थ्य, अवसंरचना निर्माण और शिक्षा को बिहार सरकार ने प्राथमिकता अपने बजट में दिया है। आगे अब हम लोग देखते हैं, सबसे पहले बिहार सरकार का पैसा आता कहाँ से और जाता कहाँ से, ये हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि बिहार सरकार का पैसा आता कहाँ से और जाता कहाँ से। तो सबसे पहले जो बिहार सरकार का सबसे जो अधिक पैसा आता है वो आता है नंबर 1 में केंद्रीय जो कर है सरकार को, उसमें जो हिस्सा मिलता है राज्य को, तो उसमें राज्य सरकार का केंद्रीय करों में राज्य का हिस्सा 43.68% नंबर 1 में है। 2 नंबर में होता है राज्य सरकार का जो अपना कर से राजस्व, जो मतलब सरकार को राज्य में टैक्स से जो पैसा मिलता है वो है। और तीसरा हम लोग का होता है कर्ज, बिहार सरकार जिससे कर्ज लेती है लोक ऋण के रूप में वो। और चौथा होता है केंद्र सरकार से सहायता अनुदान के रूप में जो बिहार सरकार को पैसा मिलती है बिहार के विकास के लिए। तो ये हम लोग का हो गया सबसे अधिक पैसा कहाँ बिहार सरकार की जाता है, यानी बिहार सरकार का पैसा कहाँ जा रहा है। नंबर 1 केंद्रीय करों में, तो आता कहाँ से है, तो केंद्रीय करों में जो हिस्सा मिलता है बिहार का वो 1 नंबर हुआ। 2 नंबर हम लोग का राज्य सरकार का अपना टैक्स है। 3 नंबर में है कर्ज राज्य सरकार जो लेती है वो। और 4 नंबर में है केंद्र से अनुदान या सहायता। खर्च के मामले में कि रुपया कहाँ जाता है, तो खर्च के मामले में नंबर 1 पर है सामाजिक सेवाएं। वही सरकार विभिन्न योजनाओं के द्वारा जनता की सेवा के लिए जो पैसा खर्च करती है, पेंशन, आवास, उसके बाद विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन, इन सब लोग को हम लोग विकलांग पेंशन, उनके कल्याण की जो योजनाएं लाई जा रही है उसको। तो ये सबसे पहले हम लोग का सामाजिक सेवाएं सबसे अधिक पैसा जाता है 39.80%। उसके बाद अन्य जो सामान्य सेवा है उस पर जाता है। और फिर 3 नंबर में है आर्थिक सेवाएं। तो ये हम लोग 3 रूप से याद रखेंगे कि पैसा आता कहाँ से और जाता कहाँ से। ये बिहार सरकार का है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं, ये भी वही चीज़ है, रुपया आता कहाँ से रुपया जाता कहाँ से, ये भी उसी चीज़ का हम लोग जो अभी चर्चा किए हैं वही है, रुपया आता कहाँ से। अब हम लोग का है कि किस विभाग को सबसे अधिक पैसा मिला है, तो सबसे अधिक पैसा 60,964 करोड़ शिक्षा विभाग को मिला है। और ये अधिकांश पैसा जो है राजस्व व्यय के रूप में खर्च होगा, जो कि इसका मतलब है कि जैसे इतने अधिक मात्रा में बिहार में शिक्षक बहाल हुए हैं, कर्मचारी बहाल हुए हैं, उसकी सुख सुविधाएं, उसके वेतन पेंशन जो पैसे दिए जाएंगे ये राजस्व शिक्षा में, उसमें सबसे अधिक राजस्व व्यय पे खर्च किया जाएगा। जो पूंजीगत व्यय है कि स्कूलों की शिक्षा व्यवस्था, अवसंरचना, बिल्डिंग निर्माण कैसे बेहतर किया जाए, उस पर हालांकि कम खर्च होंगे। नंबर 2 पे हम लोग का स्वास्थ्य विभाग है, और नंबर 3 पे हम लोग का जो है गृह विभाग है। इधर याद रखिएगा, यहाँ 17,000, नंबर 3 पे ग्रामीण कार्य विभाग है, और नंबर 4 पे गृह विभाग, नंबर 4 उसके बाद ग्रामीण विकास और ऊर्जा विभाग। तो ये हम लोग का 6 जो है टॉप मोस्ट है सेवाएं, जिसमें किसको कहाँ पे पैसा मिला है। और ये फिर नंबर सामाजिक कल्याण विभाग पे 7। तो आप लोग नंबर 1 में शिक्षा सजाने आता है, प्रीवियस ईयर प्रश्न देखिएगा तो आपसे ये डेटा नहीं पूछ के सिर्फ एक आंख का पूछ ले कितना खर्च हुआ है, ये 2 टॉप मोस्ट का, तो ये पूछ ले, लेकिन आपसे सजाने आएगा कि नंबर 1 में किस पे, नंबर 2 में किस पे, और नंबर 3 में किस पे ज़्यादा खर्च हुआ है, किस विभाग पे। तो इस चीज़ को आप लोग याद रखिएगा, विभाग के हिसाब से किस पे अधिक खर्च हुआ है। ये चीज़ वही है हम लोग का परसेंटेज के हिसाब से 17.9% कुल बजट का शिक्षा पे खर्च हुआ है। उसके बाद ग्रामीण विकास पे 10.7%, उसके बाद स्वास्थ्य है 7.0%, और उसके बाद पुलिस जो होता है गृह विभाग उस पर 4.9% जो है हम लोग का सबसे अधिक खर्च हुआ है। तो ये परसेंटेज के हिसाब से भी आप लोग याद रखिएगा।
और ऊपर जो हम लोग रुपया के हिसाब से बताए हैं तो वही 3 विकास है, उसी का परसेंटेज है। अब देखिए घोषणाएं बजट में क्या क्या की गई है, महत्वपूर्ण घोषणाएं हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहला कहा गया है कि बिहार के जितने भी प्रमुख शहर हैं, क्योंकि इस बार चुनावी वर्ष है, तभी अधिकतर घोषणाएं लोक लुभावन घोषणाएं हुई हैं, जिससे महिला खास करके वोट बैंक को अपने ओर आकर्षित किया जाए, उसके लिए अधिकांश घोषणाएं इसमें सरकार ने किया है। तो सभी प्रमुख शहरों में महिलाओं के लिए पिंक बस सुविधा जो है दिया जाएगा। उसके बाद कहा गया है कि पिंक बस में जो स्टाफ होगी, अभी पटना में जो लोग होंगे तो पटना में इसको शुरू भी कर दिया गया है और उसमें महिलाएं रहती हैं। हालांकि बसें अधिकतर खाली रहती हैं, लड़कियां जल्दी उसमें देख जाइएगा शुरुआती रुझान में, तो बहुत कम उसमें भीड़ रहती है। उसके बाद जो महिलाएं होती है उसको टू और 3 व्हीलर, यदि आप स्कूटी खरीदते हैं या रोजगार स्वरोजगार के लिए आप तिपहिया जो वाहन होता है वो खरीदते हैं तो सरकार आपको सब्सिडी देगी कुछ मुफ्त में। मतलब जैसे आप मान लिया घोषणा रहती है कि आप SC ST OBC अलग अलग समुदाय से महिलाओं से है तो आपको अलग अलग अनुदान के रूप में पैसे दिए जाएंगे। जैसे मान लिया यदि 10,000 का वो सामान है तो आपको सरकार 3,000 रुपया 4,000 रुपया छूट देगी, 6,000 रुपया आपको खर्च करने होंगे, तो इसको हम अनुदान मानते हैं। तो ये महिलाओं को खरीदने के लिए अनुदान दिया जाएगा। पंचायतों में कन्या विवाह मंडप ये योजना है और योजना शुरुआत भी हो गया। विवाह में कन्या मंडप विवाह योजना पंचायती राज मंत्रालय इसको लागू कर रहा है और इसके लिए बजट एलोकेशन में जो घोषणा हुआ था उसके लिए पैसा भी दे दिया गया है। हर राज्य के हर पंचायत में एक पंचायत भवन में मतलब पंचायत में कन्या विवाह मंडप बनाया जाएगा और उसके लिए वहाँ पे गरीब महिलाओं की लोगों का मतलब गरीब जो घर होंगे उनकी बच्चियों का शादी होगा और इसका संचालन भी महिलाएं करेगी। मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसको याद रखिएगा, इसका संचालन भी कौन करेगी, महिलाएं करेगी। तो ये 4-5 चीज़ें याद रखिएगा। वेंडिंग जोन में आरक्षण दिया जाएगा। वेंडिंग जोन मतलब जैसे आप लोग जो हम लोग किसी चीज़ का सामान बिकता है, जैसे ये हाट जिसको हम लोग कहते हैं कि ये वेंडिंग जोन हुआ, जहाँ पे रेहड़ी ठेरी पटले वाले खोमचे वाले लगाए जाते हैं, तो वहाँ महिलाओं के लिए भी जगह निश्चित किया जाएगा। यदि 10 ठेले लगेंगे या 10 रेहड़ी लगेगी, पटरियाँ लगेगी, तो उस 10 में से 5-6 जो भी मतलब आरक्षण दिया जाएगा महिलाओं के लिए, उसका जैसे 33% आरक्षण या 40% आरक्षण है तो 10 में से 4 वेंडिंग जोन जो है वो सिर्फ महिलाओं के लिए होगा। ये टाइप का होगा। पटना में महिला हाट का निर्माण किया जाएगा जिससे मतलब महिलाएं स्वरोजगार पा सकें। कामकाजी महिलाओं के लिए सरकारी छात्रावास खोले जाएंगे, हर जिले में इसकी घोषणा की जा रही है। छठ जो है बिहार का सबसे बड़ा धार्मिक पर्यटन मतलब पूजा है, तो इसको धार्मिक पर्यटन के रूप में जोड़ने का काम किया जाएगा और इसके लिए महिला गाइडों की नियुक्ति की जाएगी और महिला सिपाहियों के लिए सरकार आवास लेगी और जितने भी महिलाएं सिपाही भर्ती होंगी उन सबको जो है सरकार जो है घर देगी। तो ये हम लोग का हो गया महिला रिलेटेड बजट में क्या क्या प्रावधान देंगे। अब देखिए किसको क्या मिलेगा। तो जो हम लोग का APMC मंडी पहले है किसान के लिए घोषणा किया गया है कि APMC मंडी जो है वो चलाए जाएंगे। उसके बाद 3 दाल अरहर मूंग उड़द, ये 3 दाल के लिए बिहार सरकार MSP पे खरीद करेगी। उसके बाद कहा जा रहा है कि समी हरिमंडल और सभी प्रखंड में तरफ से कोल्ड स्टोरेज बनाए जाएंगे। उसके बाद कहा गया है पूसा जो हम लोग का इसको याद रखिएगा, समस्तीपुर में पूसा में जो है गुड़ के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस उत्कृष्टता केंद्र इसको हम लोग कहते हैं हिंदी में, जहाँ की गुड़ के बेहतर क्रियान्वयन उसका प्रोत्साहन और उसका उत्पादन कैसे बेहतर और विपणन कैसे हो उसके लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस खोला जाएगा। कहाँ, ये गुड़ के लिए पूसा समस्तीपुर में। छात्र और युवाओं के लिए वर्ग 1 से 10 तक के जो सभी छात्र हैं उसके लिए जो भी छात्रवृत्ति मिलती है उसको दोगुना किया जाएगा। आरक्षित वर्ग के छात्र को जो मतलब मैट्रिक से जो पहले छात्रवृत्ति दी जाती है उसको भी दोगुना किया जाएगा। उसके बाद मुख्यमंत्री जो भी ST के लोग होते हैं, ST के लिए अंबेडकर छात्रावास या इस टाइप के छात्रावास बने रहते हैं। उन छात्रावास में रहने के लिए जो खर्च होता है तो रूम रेंट बिजली ये सब तो मुफ्त रहता है, लेकिन वहाँ पे जो होता है उसमें जो रहते हैं मुख्यमंत्री जाति जनजाति कल्याण योजना यानी SC ST जो छात्र रहते हैं उसको छात्रावास में रहने पर उसको अनुदान दिया जाता है और वो अनुदान पहले 1,000 होता था, अब उसको दोगुना करके 2,000 कर दिया गया। ये अगला है, आप लोग याद रखिएगा मोस्ट इम्पोर्टेंट। ये तो हम बता ही दिए छात्रावास और पिंक बस। जो हम लोग का बिहार राज्य परिवहन निगम है, जो बिहार राज्य परिवहन निगम है BSRTC जिसको हम लोग कहते हैं,
BSTRC बिहार स्टेट ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन कहते हैं, तो उसमें जो है जो महिला अब आरक्षण के तहत जो भर्ती होगी तो उसमें कंडक्टर और महिला दोनों के पोस्ट पे 33% रिजर्वेशन का काम इसमें किया गया है। मोस्ट इम्पोर्टेंट याद करिएगा। महिलाओं के लिए पिंक टॉयलेट और ये तीनों चीज बता चुके हैं। कन्या विवाह मंडप बनाए जाएंगे छात्रों के लिए। प्रवासी श्रमिकों के लिए बात किया गया है कि वही बात कि बिहार सरकार ये ना हो कि बिहार में बेहतर कैसे हमारे मजदूर वापस कैसे लौट के आ जाएंगे। बिहार में मेन बात है कि बिजली, सड़क, स्वास्थ्य के लिए ही बिहार के लोगों को इतना मतलब आत्मसंधान मतलब कर दिया गया है कि बिहार के लोग बिजली, पानी और स्वास्थ्य शिक्षा को ही, स्वास्थ्य को ही, मतलब स्वास्थ्य व्यवस्थाएं भी बेहतर नहीं है, मान लीजिए बिजली, सड़क, ये दो चीज़ें को ही भारत में या बिहार में जो है यहाँ के लोग जो है विकास मान लिए हैं। और पलायन बड़ी मात्रा में है और उसी पलायन के लिए कहा गया है कि हैदराबाद, बेंगलुरु, मुंबई, दिल्ली, एनसीआर मतलब बिहार के जो श्रमिक ट्रेन में ठूस ठूस के अन्य राज्यों में जाते हैं, तो उसके लिए प्रवासी सह परामर्श और निबंधन केंद्र स्थापित किए जाएंगे वहाँ पे उन शहरों में। 149 जो ये पिछला साल का बजट जो 2024-25 का बजट था, उसी बजट का हूबहू कॉपी है कि 149 ITI को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस यानी उत्कृष्टता केंद्र में अपग्रेड किया जा रहा है। और उसी के तहत जो है टाटा, इसमें भारत सरकार, बिहार सरकार को टाटा जो कंपनी है वो मदद कर रही है। जो बिहार में उद्योग और कारोबार को बढ़ाने के लिए 5 नई नीति घोषणाएं की गई है, तो उसके लिए वही आगे हम नीति पढ़ाएंगे। बिहार फार्मास्यूटिकल प्रमोशन नीति, बिहार बायोफ्यूल जो नीति है वो, चिकित्सा उपकरण निर्माण नीति लाई गई है, खाद्य प्रसंस्करण नीति लाई गई है। ये बिहार सरकार की प्रमुख नीतियां हैं। अगला है खेल खिलाने के लिए प्रत्येक प्रखंड में एक आउटडोर स्टेडियम। तो ये तो पहले से ही घोषणा है कि हर पंचायत में एक खेल स्टेडियम का निर्माण किया जाएगा। उसी के तहत ये है प्रत्येक प्रमंडल में एक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनेगा जहाँ पे एक ही साथ बहुत सारे खेल सुविधाएं उपलब्ध रहेगी। और जो हम लोग के बिहार में 5671 ग्राम पंचायत में 6659 खेल मैदान का निर्माण भी प्रारंभ कर दिया गया है। तो बिहार में जो अभी योजना पहले से लागू थी कि हर पंचायत में खेल मैदान यानी स्टेडियम का निर्माण होगा, वो चल रहा है। अब कौन कौन सी योजनाएं लागू की गई है, तो वही अभी जो 5 योजनाएं हम बताए थे उसमें पहला है बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति 2025। इसको क्या कहेगा, औद्योगिक विकास को गति और निवेश को आकर्षित करने के लिए लाया गया है। अगला है बिहार बायोफ्यूल्स उत्पादन नीति। इससे पहले भी ये नीति आया था, उसी में संशोधन करके जो है इसको अस्थायी और जो वैकल्पिक ईंधन मतलब बायोगैस, बायोमास, इथेनॉल, इन सब को जो है बेहतर करने के लिए अपशिष्ट से कचरा निर्माण, गोबर गैस, इस सब चीज़ को हम लोग कहते हैं वैकल्पिक ईंधन। और इसके प्रोत्साहन के लिए बायोफ्यूल्स उत्पादन नीति लाई जाएगी बिहार सरकार के तरफ से। अगला है बिहार में जो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है, जिनके मंत्री चिराग पासवान जी है, केंद्रीय मंत्री, तो उसके लिए बिहार खाद्य प्रसंस्करण नीति 2025 लाया जाएगा। और बिहार हम लोग जानते हैं लीची उत्पादन में या बहुत सारे फलों में उत्पादन में, सब्जी उत्पादन में चौथे स्थान पे है। तो इनका प्रोसेसिंग करके बेहतर किया जाए तो बिहार में फूड इंडस्ट्री जो है वो बेहतर तरीके से हो सकता है और लोगों के कल्याण में सहायक होगा, रोजगार सृजन होगा, पलायन रुक सकता है। तो इसके लिए बिहार सरकार ने बिहार खाद्य प्रसंस्करण नीति 2025 लाया है। ये नीति लागू कैसे हो जाएगी, इसका क्या क्रियान्वयन होगा, इस नीति का अभी तक घोषणा नहीं हुआ है, सिर्फ बजट में भी ये नीति कहा गया है। उसके बाद अगला है बिहार बायो फार्मास्यूटिकल्स प्रमोशन नीति लाया गया है, ताकि जो फार्मा चिकित्सा है, चिकित्सा उपकरण है, दवा निर्माण है, इन सब चीज़ों को। अगला है बिहार प्लास्टिक विनिर्माण प्रोत्साहन नीति। प्लास्टिक के क्षेत्र में रोजगार सृजन करने के लिए और प्लास्टिक के जो उपकरण होते हैं, प्लास्टिक की सामग्री होती है, उसके लिए लाया गया है। अन्य प्रमुख घोषणा है यही जो पूसा में वो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की जाएगी। ये बेगूसराय में कैंसर अस्पताल, ये पहले भी घोषणाएं हो चुकी है, उसी का है। ये श्रमिक का प्रवासन निबंधन केंद्र ऊपर बता चुके हैं। वही SC और ST का जो छात्रा कल्याण में जो छात्रावास में जो छात्रवृत्ति मिलती थी उसको 1000 रुपये से बढ़ाकर 2000 रुपया कर दिया गया है। कंडक्टर, चालक और डिपो मेंटेनेंस के स्टाफ पदों में महिलाओं को 33% रिजर्वेशन दिया जाएगा। जो भी अभी जैसे बिहार में 35% आरक्षण लागू हुआ है, अब जो बिहार में चालक, कंडक्टर, मेंटेनेंस स्टाफ, ये सब के निजी एजेंसी भी यदि भागीदार बनती है और उसमें भी इसको आरक्षण दिया जाएगा। एक ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इसको याद रखिएगा, इसको आप मेन से भी जब लिखिएगा, जलवायु परिवर्तन के लिए बिहार सरकार क्या कर रही है,
जलवायु परिवर्तन समन नीतियाँ, तो इसको आप मोस्ट इम्पॉर्टेंट याद रखिएगा। बिहार ग्रीन डेवलपमेंट फंड, ये बिहार के हरित विकास के लिए, बिहार को जलवायु अनुकूल और कार्बन न्यूट्रल के लिए बिहार सरकार का और भारत सरकार का लक्ष्य है 2070 तक कार्बन न्यूट्रल बनने का। उसी कार्बन न्यूट्रल बनने के लिए बिहार सरकार ने एक शुरुआती फंड 25 करोड़ रुपया, हालांकि एक फंड बहुत कम है जलवायु परिवर्तन के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए। अभी देख रहे हैं बिहार में पिछले बहुत दिनों से किसान धान की बुआई करना चाहते थे, लेकिन वर्षा हो नहीं रही थी। इधर 2 दिन से बारिश हो रही है। इन सब के रीजन जो असतत वर्षा पैटर्न हो गया है, बदलता मौसम, चरम मौसमी घटनाएं हो रही, इस सब के लिए बिहार में जलवायु परिवर्तन जिम्मेवार है। और बिहार भारत के जलवायु मतलब प्रभावित राज्यों के टॉप 7 राज्यों में शामिल है, इसको आप लोग याद रखिएगा। और बिहार ग्रीन डेवलपमेंट फंड, ये प्री मेंस इंटरव्यू हर चीज़ के लिए इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप लोग याद रखिएगा। ग्रीन डेवलपमेंट फंड 25 करोड़ रुपये के साथ बिहार सरकार ने लॉन्च किया है। उसके बाद कहा गया है, अगला है राज्य में वायु गुणवत्ता, ये भी वही है जलवायु परिवर्तन के खिलाफ लड़ाई करने के लिए बिहार क्लीन एयर ट्रांसपोर्टेशन परियोजना, जो हम लोग का इसका 100 करोड़ रुपया, यहाँ लिखिए 100 रुपया लिखा गया, 100 करोड़ रुपये के साथ लागत से एक काम शुरू किया गया है कि बिहार का जो परिवहन है उसको कैसे कार्बन न्यूट्रल किया जाए। उसमें गाड़ियों की संख्या में हरित जो ईंधन से चलने वाले वाहन होते हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो होते हैं, सीएनजी वाली गाड़ियाँ होती है, उसको कैसे बढ़ावा दिया जाए, उसके लिए बिहार क्लीन एयर ट्रांसपोर्टेशन परियोजना लागू किया जा रहा है। अगला हम लोग का है कि बिहार सरकार जो है खिलाड़ियों के चयन के लिए मुख्यमंत्री खेल विकास योजना लाई जा रही है। और इसी के तहत आप लोग एक योजना का नाम सुने होंगे, मसाल योजना। हर स्कूल में एक मसाल योजना लाई जा रही है, और स्कूल में मसाल योजना के तहत जो है बच्चों के खेल विकास के लिए काम किया जा रहा है। अगला हम लोग का है बिहार में नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, जो भारत राष्ट्रीय स्तर का जो नाट्य संस्थान है, नई दिल्ली में स्थापित है, उसका क्षेत्रीय कार्यालय जो है वो हमारे बिहार राज्य में खोला जाएगा। अगला है भागलपुर में मौसम विज्ञान केंद्र स्थापित किए जाएंगे, उसका क्षेत्रीय कार्यालय पटना में, इसी की एक शाखा जो है भागलपुर में खोला जाएगा। बिहार में 109 नए जो हम लोग का नगर निगम बन रहे हैं बिहार में, तो उस नगर निगम में 109 नए नगर निगम जो बने हैं उसमें अर्बन हेल्थ सेंटर खोले जाएंगे, तो इसको भी याद रखिएगा। उसके बाद सुधा मॉडल, हम लोग बिहार में जो दूध होता है तो दूध जो सुधा मॉडल करके आता है, यह सहकारी समितियां जो है उसमें दूध उत्पादन करती है। और सुधा नाम से बिहार में डेयरी प्रोडक्ट्स आते हैं, दूध, घी, मक्खन, दही, छाछ, छच्ची, लस्सी, ये सब आते हैं। तो उसकी तर्क पे जो है तरकारी सुधा मॉडल लॉन्च किया जाएगा। इसमें बिहार सरकार विभिन्न प्रकार की सब्जियां उसका भंडारण स्टोरेज करेगी और लोगों तक बेचेगी, सेल करेगी, और उसके सब्जियों के उत्पाद भी उसको भी बिक्री होगा। उसके बाद ये पटना में एक चलंत जिमशाला व्यायाम, एक गाड़ी रहेगा, उस गाड़ी में विभिन्न प्रकार के जिम वाले उपकरण रहेंगे, और मोहल्ला व मोहल्ला ये घूमेंगे और जाके महिला ये जो है लोग इसमें जिम करेंगे। तो ये चलंत व्यायामशाला खोले जाएंगे। छठ पूजा को धार्मिक पर्यटन ये भी बता चुके हैं। हाँ, ये चीज़ जो है आपदा जोखिम, आपदा जो होती है आपदा के समय जोखिम यानी जान माल की क्षति, फल क्षति, नुकसान, इन सबको कम करने के लिए पश्चिम चंपारण और भागलपुर में जो है हाइब्रिड डॉपलर वेदर रडार नेटवर्क, महत्वपूर्ण याद रखिएगा। बिहार सरकार ने, प्रश्न आएगा कि बिहार सरकार ने हाल ही में बजट में कहाँ पर हाइब्रिड डॉपलर वेदर रडार और इसी को मल्टी हजार अर्ली वार्निंग, हजार मतलब होती है दुर्घटनाएं, और मल्टी मतलब बहुत एक से अधिक लेवल के या एक से अधिक प्रकार के, जो अर्ली वार्निंग मतलब आपदा आने से पहले जो है उसको सूचनाएं दे देगी। या आपको कहेगा हाइब्रिड डॉपलर वेदर रडार या मल्टी हजार अर्ली वार्निंग सिस्टम, ये दोनों में कोई भी नाम देगा। कहाँ खोलने घोषणा की गई है? तो पश्चिम चंपारण और भागलपुर में। चलिए अगला हम लोग देखते हैं, कैंसर की रोकथाम और इलाज के लिए बिहार कैंसर केयर सोसाइटी, जहाँ की आपस में सब लोग कैंसर संबंधित जो भी विभिन्न प्रकार के जो कैंसर होते हैं उसके लिए एक सोसाइटी का निर्माण किया जाएगा, जो बिहार में कैंसर के लिए जागरूकता फैलाएगी, लोगों को मदद करेगी और कैंसर के प्रभाव को कम करने के लिए उसका दिशा में काम करेगी। जयनगर मधुबनी में है और फूलपरास, ये दोनों जगह है मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क, यानी एक ही जगह सुविधाएं रहेगी जहां व्यापार किया जाएगा
उत्पादन विनिर्माण निर्माण ये सारी सुविधाएं रहती है, उसको मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क कहते हैं। तो उसको हम लोग का ये कहाँ खोला जाएगा, जयनगर और मधुबनी में। सोनपुर में है, ये प्रश्न पूछ चुका है कि बाबा हरिहर नाथ मंदिर कहाँ है, 65 बीपीएससी के साथ ये प्रश्न है। तो वही जो बाबा हरिहर नाथ मंदिर है सोनपुर में, उसी का जो काशी विश्व, उसको जो है विकास किया जाएगा काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के नाम पे। और अभी सावन का महीना चल रहा है, तो यहाँ बड़ी मात्रा में श्रद्धालु बोल बम की तरह जाते हैं। अब बिहार जो एक बीमारी होती है बालिकाओं में खास करके, जिसको हम लोग स्तन कैंसर कहते हैं, तो उसके लिए बिहार सरकार ने जो है ह्यूमन पेपिलोमा वायरस टीका लॉन्च किया है। और बिहार मुख्यमंत्री बालिका कैंसर प्रतिरक्षण योजना के तहत सरकार स्कूल में ही 9 से 14 वर्ष की बच्चियों को ये टीका लगाई जा रही है। इसको कहते हैं HPV, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस वैक्सीन कहते हैं, HPVC। तो ह्यूमन पेपिलोमा वायरस वैक्सीन कहते हैं इसको। तो इसको लगाया जा रहा है, तो इसको आप लोग याद रखिएगा, 9 से 14 वर्ष के लिए। ये पहले से ही बना हुआ है, जो भी मुंगेर में जो हम लोग का वन यूनिवर्सिटी है, तेलंगाना के वन विश्वविद्यालय के बाद बिहार का जो है ये वन फॉरेस्ट्री जो है दूसरा विश्वविद्यालय है। मुंगेर जिला में बिहार फॉरेस्ट्री कॉलेज एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट BF राय की जो कॉलेज का संस्थान पहले से ही बिहार में एक बिहार वन जो मुंगेर में बना हुआ, उसी के बगल में ये बनाया जाएगा बिहार फॉरेस्ट्री कॉलेज एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट। 6 जिलों, ये 6 जिला कौन कौन है, ये 6 जिलों का आप लोग याद नाम रखिएगा, पटना, पूर्णिया, रोहतास, भागलपुर, गया और पश्चिम चंपारण में सीनियर सिटीजन वेलफेयर प्रोग्राम, इसको कहते हैं सहारा कार्यक्रम कहते हैं। इस ये क्या है, सीनियर मतलब जो वरिष्ठ नागरिक हैं, वरिष्ठ नागरिकों को जिसको हम लोग कहते हैं जी ओल्ड एज सेंटर, उसी टाइप के ये ओल्ड एज सेंटर की तरह ये काम करेगा। कौन कार्यक्रम, सहारा कार्यक्रम। तो इसको याद रखिएगा, पूर्णिया, रोहतास सहित 6 जिलों में ये चलाया जाएगा। ये जिलों का नाम आप लोग याद रखिएगा। जमुई जिला में, ये पिछले साल का ही परियोजना है, पिछले साल के बजट में भी इसका चर्चा था। जमुई जिला में बहुआर नदी पर कुंड घाट जलाशय परियोजना का निर्माण किया जा रहा है, यही पिछले साल का, ये भी पिछले साल के है बजट का घोषणा है। IIM कोलकाता के सहयोग से महिला उद्यमिता क्षेत्र में वुमेन इंटर्नशिप प्रमोशन प्रोग्राम, जो महिला उद्यमिता रहेगा उसको बढ़ावा देने के लिए भारतीय जो मैनेजमेंट संस्थान है कोलकाता, उससे सहयोग लिया जा रहा है। और बिहार में महिलाएं सोलर लाइट, स्ट्रीट लाइट, इन सब का निर्माण इसके सहयोग से कर भी रही है। गया जिला में, पटना, मुजफ्फरपुर और पूर्णिया के बाद पहले से ही 3 जिलों में, पटना, मुजफ्फरपुर और पूर्णिया में बिहार में जो है खादी, पटना, मुजफ्फरपुर, पूर्णिया में बना हुआ है। और उसके बाद जो हम लोग आते हैं पटना में गांधी मैदान के पास है, मुजफ्फरपुर और पूर्णिया में खादी मॉल पहले से बना हुआ है। उसके बाद बिहार सरकार ने घोषणा किया है कि बिहार के अन्य प्रमंडल जैसे दरभंगा, मुंगेर, गया, सारण, भागलपुर तथा सहरसा, ये बिहार के प्रमंडल हुए 9। तो इस 9 प्रमंडल में बिहार में जो है क्या बनाए जाएंगे, खादी मॉल बनाए जाएंगे। 149 ITI को वही सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाया जा रहा है, उत्कृष्टता केंद्र बनाए जा रहे हैं। PM बस योजना, ये PM बस योजना इलेक्ट्रिक बस योजना है। जैसे हम लोग एक फेम योजना था जिसका भी मकसद था कि भारी मतलब वाहनों में इलेक्ट्रिक बसों का या इलेक्ट्रिक गाड़ियों को बढ़ावा देना, तो उसी तरह से जो PM बस योजना है, इस बस योजना को भी भारी उद्योग मंत्रालय भारत स्टार के लेवल पे केंद्रीय स्तर पे चला रही है। उसी में से कहा जा रहा है कि पटना, मुजफ्फरपुर, गया, भागलपुर, दरभंगा तथा पूर्णिया के शहरों में 400 इलेक्ट्रिक बसें चलाई जाएंगी। उसके बाद राज्य के 38 जिलों में वही ये भी जो है जिलों में डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी रिस्पांस फैसिलिटी कम ट्रेनिंग सेंटर, राज्य जिला स्तर पे किसी भी प्रकार की विशेष आपदाएं आ जाएगी, किसी प्रकार की समस्याएं होगी, तो उसके लिए इमरजेंसी रिस्पांस फैसिलिटी कम ट्रेनिंग सेंटर स्थापित किया जाएगा। तो वहाँ रिस्पांस भी मिले और लोगों को, वहाँ के स्वयंसेवकों, वहाँ विभिन्न प्रकार के लोगों, कर्मियों को प्रशिक्षण दिया जाएगा कि किसी भी राज्य जिले में यदि बाढ़ या अन्य आपदाएं आ जाए तो उस स्थिति में कैसे लड़ा जाए, कैसे बेहतर मैनेजमेंट किया जाए, उसके लिए 38 जिलों में स्थापित किया जाएगा। औरंगाबाद में चालक प्रशिक्षण शोध संस्थान, ये भी पिछले साल का बजट है। बिदुपुर वैशाली में है, वहाँ पे बिदुपुर वैशाली में पान विकास सेंटर ऑफ एक्सेलेंस की स्थापना की जाएगी। औरंगाबाद में जो गाड़ी ड्राइवर चालक हैं उसके लिए ये किया जाएगा चालक। तो ये हम लोग का हो गया बिहार का बजट। और ये बिहार का बजट से महत्वपूर्ण प्रश्न आपको आएगा। हम अब कुछ इकोनॉमिक
सर्वे का प्रश्न आप लोग का या इकोनॉमिक सर्वे के तथ्य को हम लोग देखते हैं। जो बिहार बजट था पिछले वर्ष का, उसी का कुछ चीजें जो है और बिहार सरकार ने घोषणा किया है कि इस बार भी जैसे नदी जोड़ो, जैसे पहले जो नदी जोड़ो परियोजनाएं थी तो उसको भी बागमती, बूढ़ी गंडक, जो बेलवा धार इसको हम लोग कहते हैं, उसके तहत नदी जोड़ो परियोजना में जो पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर और सीतामढ़ी को जोड़ा जाएगा। एक है शांति धार परियोजना जिसमें बागमती और बूढ़ी गंडक नदी को जोड़कर समस्तीपुर को लाभ पहुंचाया जाएगा। और एक गंडक नदी है जिसमें गंडक नदी, अकाली नाला, गंडकी, माही, गंगा नदी को जोड़कर गोपालगंज, सिवान और सारण को सहायता पहुंचाई जाएगी। तो ये सारी जो पुराने योजनाएं हैं उसी के तर्ज पे ये सब चीज़ें बिहार सरकार ने इस साल के भी बजट में घोषणा किया है। तो ये चीज़ हम लोग याद रखेंगे कि बिहार सरकार का जो बजट है वो पिछले साल से अधिकांश चीज़ों के बारे में चर्चा है और इस साल का बजट में बस इतनी महत्वपूर्ण चीज़ों की चर्चा थी। इसको आप लोग, ये 12 से 13 पेज का बजट है जिसमें कुछ बातें, तो आप लोग इसको जरूर याद रखिएगा और ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आगे हम लोग देखते हैं बिहार का इकोनॉमिक सर्वे। अब इकोनॉमिक सर्वे जो है जो पिछले वर्ष इकोनॉमिक सर्वे 2004-24-25 का आता है, ये उसी साल के सर्वेक्षण के आधार पर रहता है। इसमें होता क्या है कि जो घोषणाएं हुई उसकी क्या प्रगति हुई और उससे पिछले साल जो बजट मतलब हमने घोषणाओं की थी उसके आधार पर राज्य में क्या प्रगति हुई और किस राज्य जिले का क्या बेहतर स्थिति रहा, उसका हम लोग आर्थिक सर्वेक्षण में पेश होते हैं। तो बिहार में पहला आर्थिक सर्वेक्षण 2006-07 में आया था। पहले आर्थिक सर्वेक्षण आता था और बजट के साथ आता था, कुछ उसमें चीज़ें दिए रहती थी, लेकिन अलग से बिहार सरकार ने बजट आर्थिक सर्वेक्षण 2006-07 से पेश करना शुरू किया है। अब जो ये इम्पोर्टेंट रखिएगा, वर्ष 2023-24 में बिहार ने दूसरा सबसे अधिक विकास दर प्राप्त किया है। और सबसे अधिक विकास दर कौन प्राप्त किया है बिहार में, भारत में? तो सबसे अधिक विकास दर तेलंगाना है जिसने 14.5, मतलब बिहार सरकार मात्र उससे 0.03% उससे बिहार सरकार आगे है, पीछे है। बिहार सरकार ने भी 14.5747 विकास दर प्राप्त कर लिया। तो आपसे पूछेगा कि बिहार का 23-24 में विकास दर कितना रहा है, तो 14.47% रहा। चलिए आगे हम लोग देखते हैं बिहार की अर्थव्यवस्था का वृद्धि दर 9.23 रहा, 23 रहा 2023-24 में। ये विकास दर रहा जो कि देश के सभी राज्यों के बीच तीसरे स्थान पे है, ये चीज है। और सबसे अधिक सर्वाधिक वृद्धि दर, ये पॉइंट देखिए, ये जो पॉइंट लिखे हैं सर्वाधिक वृद्धि दर तमिलनाडु, ये जो पॉइंट है इस साल का जो आरबीआई की एक रिपोर्ट आई है उस रिपोर्ट दर के हिसाब से कहा गया है कि सर्वाधिक वृद्धि दर तमिलनाडु ने प्राप्त किया है और उसमें 9.23 रहेगा इसका बिहार सरकार का। तो ये रिपोर्ट आर्थिक सर्वेक्षण से थोड़ा अलग है। अगला है कि जो जीएसडीपी है बिहार सरकार का, जो हम लोग का बजट था उसका जीएसडीपी अलग था, तो इसलिए याद रखिएगा कि आपसे किस वर्ष का जीएसडीपी पूछा जा रहा है, आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार पूछा जा रहा है या बिहार बजट के अनुसार पूछा जा रहा है। तो आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार, मतलब 24-25 के अनुसार 23-24 के लिए बिहार का जीएसडीपी कितना है, वो है 8,54,429 करोड़ रुपया और आधार वर्ष 2011-12 के आधार पे है 4,64,540 करोड़ रुपया। तो इसको आप लोग याद रखिएगा, ये हम लोग का है अनुमानित है बिहार सरकार का बजट, मतलब ये जीएसडीपी। तो ये हम लोग का है आर्थिक सर्वेक्षण के हिसाब से। अगला हम लोग देखते हैं वृद्धि कितना, पिछले वर्ष की तुलना में इस बार कितना वृद्धि का अनुमान लगाया गया है। तो वर्ष 2023-24 में गत वर्ष की अपेक्षा जीएसडीपी में बिहार के जीएसडीपी में कितना वृद्धि होगा, उसमें वर्तमान मूल्य पर 14.5% और आधार वर्ष पर 9.2% विकास दर रहने का अनुमान लगाया गया है। ये किसके आधार पे, जीएसडीपी में वृद्धि दर का अनुमान लगाया गया है वर्तमान मूल्य पर 14.5% और आधार वर्ष के आधार पर 9.2%।
ये जीएसबी है, ग्रॉस स्टेट जो वैल्यू एडिशन होता है, जिसको हम लोग मूल्य वर्धन कहते हैं, सकल मूल्य वर्धन, मतलब उसमें कितना, इस चीज को जरूर याद रखिएगा। इस चीज को अप्रॉक्स में जीएसबीए में प्राथमिक क्षेत्र का योगदान 19.9%, द्वितीयक क्षेत्र का योगदान 21% और तृतीयक क्षेत्र का योगदान हम लोग का 59% के आसपास रहा, प्रतिशत के आधार पर लगभग अप्रॉक्स माना जाए तो ये हम लोग का है प्राथमिक क्षेत्र, और इसको याद रखिएगा। जीएसबीए का 19.9%, द्वितीयक क्षेत्र का 21.5% और तृतीयक क्षेत्र का लगभग 59% जो है योगदान रहा। प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र, किस क्षेत्र का कितना योगदान रहा याद रखिएगा। ये वही है, प्राथमिक 20, द्वितीयक मतलब ये 19 होगा, ये 20 होगा, ये हम लोग का है 2019-20 के आधार पे। 2023-24 में क्या है, प्राथमिक 20 है, द्वितीयक 21 है और तृतीयक 19% है। तो देखिए हम लोग का द्वितीयक क्षेत्र जो है अब बढ़ के इंक्रीज हुआ है 21% और ये 20 का 20% है, और इसमें सेवा क्षेत्र में थोड़ी तुलनात्मक रूप से कमी आई है मूल्य वर्धन के क्षेत्र में, और 2019-20 और ये दो स्टेट के रूप में तुलना किया गया है बिहार सरकार के बजट में, ठीक ना। प्रति व्यक्ति आय, इसको याद रखिएगा। पीसीआई कैसे निकाला जाता है, तो ऐसे हम नेशनल स्तर पे देखते हैं, तो जो हमारा नेट नेशनल प्रोडक्ट होता है एनएनपी, इसको फैक्टर कॉस्ट में टोटल पॉपुलेशन से जब डिवाइड किया जाता है तो हम लोग का नेशनल इनकम निकलता है। तो उसके लिए हम लोग कहते हैं कि प्रति व्यक्ति आय जो होता है वो वर्ष 2023-24 में 12.8% बढ़कर 66,828 हो गया। आप लोग इसको जरूर याद रखिएगा, 66,128 हो गया है बिहार का पीसीआई पर कैपिटा इनकम 2023-24 में, और आधार वर्ष के आधार पे 7.6% बढ़कर ये 36,333 हो गया है। 66 बीपीएससी में पीसीआई पर प्रश्न पूछ चुका है कि कितना हो गया, ये डेटा के आधार पे भी आपसे पूछेगा, फिर कौन सा जिला किस आधार पे ये भी पूछा जा सकता है। तो ये हम लोग का हो गया प्रति व्यक्ति आय में बिहार का कितना हो गया है, तो 66,828 बिहार का पीसीआई हो गया है, और 36,333 हो गया है आधार वर्ष के आधार पे। अगला हम लोग का है यही, ये बिहार का जो इकोनॉमिक सर्वे है उसका ऑफिशियल डेटा है। ये बिहार का बजट के अनुसार बिहार का प्रति व्यक्ति के हिसाब से सबसे अधिक 3 जिले हैं, नंबर 1 पटना, नंबर 2 बेगूसराय, नंबर 3 मुंगेर। तो बिहार के 3 शीर्ष अमीर जिले में पटना, बेगूसराय और मुंगेर। सबसे कम में नंबर 1 में शिवहर, नंबर 2 में सीतामढ़ी, नंबर 3 में अररिया। याद रखिएगा, शिवहर, सीतामढ़ी, अररिया, ये 3 सबसे लोएस्ट पर कैपिटा इनकम वाले जिले हैं, और पटना, बेगूसराय और मुंगेर सबसे अधिक पर कैपिटा इनकम वाले जिले हैं। ये हम लोग का हो गया पर कैपिटा। उसके बाद सबसे अधिक प्रति 1000 व्यक्ति पर पेट्रोल की खपत कहाँ सबसे अधिक होता है, तो पटना, मुजफ्फरपुर, पूर्णिया। 1, 2 पटना, मुजफ्फरपुर, पूर्णिया टॉप पर है, और सबसे कम पेट्रोल खपत वाले में लखीसराय, बांका और जहानाबाद जिले दिए गए हैं। आप लोग सिर्फ जिले का नाम याद रखिएगा। उसके बाद है प्रति 1000 डीजल खपत करने में नंबर 1 पर पटना है, नंबर 2 पे शेखपुरा है, और नंबर 3 पर औरंगाबाद है डीजल खपत के मामले में, और सबसे कम है शिवहर, उसके बाद सिवान और उसके बाद है गोपालगंज, ये डीजल खपत करने के मामले में है। उसके बाद हम लोग का है रसोई गैस खत्म करने के मामले में कि खपत में कि सबसे अधिक कहाँ खपत होती है मीट्रिक टन में, तो इसमें नंबर 1 पर है पटना, उसके बाद बेगूसराय, उसके बाद मुजफ्फरपुर, उसके बाद गोपालगंज, और सबसे लोएस्ट में है अररिया, बांका और किशनगंज। तो ये 3 चीज़ें आप लोग इसको याद रखिएगा, कौन सा जिला पर कैपिटा में नंबर 1 पर है। सबसे कम से कम आप लोग पर कैपिटा वाला जरूर याद रखिएगा, पटना, बेगूसराय, मुंगेर। ये आंकड़ा लगातार 3 वर्ष से सेम है, बदल नहीं रहा है 4 वर्ष से। और ये जो है शिवहर, सीतामढ़ी, अररिया, ये इस बार नए आए हैं जो सबसे कम प्रति व्यक्ति आय वाले जिले हैं। अब हम लोग इसमें बताया गया है कि बिहार सरकार का कुल खर्च कितना होगा। तो जो हम लोग का पिछला साल का बजट था राज्य सरकार का, उसमें से कहा गया है कुल खर्च मतलब बजट में 2,52,082 करोड़ रुपया हुआ राजस्व खर्चा। मतलब ये हम लोग का कुल खर्च इतना था बिहार सरकार का पिछले बजट में। उसमें से 1,90,514 करोड़ रुपया राजस्व खर्चा, और पूंजीगत खर्चा हुआ 61,000
568 रुपया, 61,568 करोड़ रुपया खर्च हुआ किसका, हमको पूंजीगत खर्च के रूप में। तो ये हम लोग का हो गया राजस्व खर्चा। और देखिए प्रतिशत के रूप में दिखाया गया है कि बिहार सरकार का जो है कैसे कैसे कुल व्यय कैसे बढ़ रहा है। तो इस बार का कुल व्यय हो गया है 2,52,000, 23-24 में 2,52,082 करोड़ रुपया हो गया है। और उसी के आधार पे दिखाया गया है कि कौन सा खर्च कितना है, तो 76% राजस्व खर्च है। तो याद रखिएगा बिहार सरकार का राजस्व खर्च कितना है, 76%, और 24% है पूंजीगत खर्च। तो इसको याद रखिएगा, ये है राजस्व और ये है पूंजीगत खर्च। 2,52,000 2.52 लाख करोड़ रुपया था, उसमें से 76% हम लोग का राजस्व खर्च है और 24% हम लोग का पूंजीगत खर्च है। अब ये बिहार के बारे में कुछ जानकारियां दी गई है। ये आप लोग का बिहार का जो बजट आया है उसी बजट में लिखा गया है कि बिहार का जो मतलब अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार कितना है, तो ये चर्चा किया गया है। उसके बाद बिहार का क्षेत्रफल 94,163 स्थान है, राज्य में 12वां स्थान है। उसके बाद उत्तर दक्षिण में गंगा नदी इसको विभाजित करती है। प्रमंडल दिया गया पटना, मगध, सारण, तिरहुत, दरभंगा, कोसी, पूर्णिया, भागलपुर, 9 प्रमंडल दिए गए हैं। 38 जिला, 101 अनुमंडल, 534 ब्लॉक है बिहार में, और 2 स्तरीय विधानमंडल है जिसमें 75 सदस्य विधान परिषद में और 243 विधानसभा में है। हालांकि ये बिहार का इन्फॉर्मेशन उसमें बिहार बजट में दिया गया, जनसंख्या दिया गया कितना कितना है। अब देखिए राजकोषीय घाटा, आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार राजकोषीय घाटा बिहार का रहा है 2023-24 में 35,660 करोड़ रहा। वहीं 2024-25 ये 2023-24 का 35,660 है और 24-25 का 29,995 करोड़ होने का अनुमान है। यह है बिहार का हम लोग का राजकोषीय घाटा। अब प्रतिशत में मतलब दिया गया है कि राजस्व घाटा कितना है। राजस्व घाटा जो है वर्ष 2023-24 में अधिशेष के रूप में रहा है कितना, 2833 करोड़ रुपया। और यही जो है यह घाटा के रूप में रहने का अनुमान है 2023-24 में, मतलब राजस्व घाटा 11,021 करोड़ रुपया अधिशेष के रूप में। राजस्व घाटा जो है हम लोग का बिहार सरकार का किस रूप में है, लगातार अधिशेष के रूप में बन रहा है और कह रहा है कि इस 2023-24 में 2833 करोड़ और 2024-25 में 1121 करोड़ होने का अनुमान है। और प्राथमिक घाटा जो है वो बिहार सरकार का 2023-24 में 18,000 कितना करोड़ होने का अनुमान है, 54 करोड़। और 2024-25 में हम लोग का 85,669 करोड़। देखिए जितने भी आपको आंकड़े हैं, डेटा है, आंकड़ा और डेटा हमेशा याद रखना बहुत मुश्किल होता है। तो कम से कम जो 4-5 डेटा और आंकड़ा हम आपको बता रहे हैं कि व्यापार घाटा, व्यापार राजकोषीय घाटा, बजट मतलब कितना टोटल रहा है, इन सब चीज़ों को आप 4-5 डेटा को, उस बाद पीसीआई कितना रहा है, पीसीआई के आधार पे 3 टॉप मोस्ट जिले, 3 लोएस्ट जिले, इन सब चीज़ों का आप लोग जरूर याद रखिए जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहता है। क्योंकि बीपीएससी का ट्रेंड रहा है या बिहार में जो भी एग्जाम होता है वो आपसे आंकड़े के आधार पे प्रश्न जरूर पूछते हैं, तो उसको आप लोग जरूर याद रखिएगा। अब हम लोग देखते हैं कि किस क्षेत्र में कितनी वृद्धि हुई है। तो फसल क्षेत्र में 6.7%, मत्स्यिकी एवं जल कृषि में 11.1%, पशुधन में। तो ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इसको याद नहीं रखना है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपको याद रखना है फसल सघनता। फसल सघनता मतलब हुआ कि आप एक वर्ष में एक खेत पर कितने फसल उगाते हैं। यदि एक फसल औसत की बात होती है, ये ओवरऑल औसत की बात इसमें करता है। रुकिए कुछ तकनीकी समस्याओं की वजह से फिर से हमको स्टार्ट। तो औसत जो फसल सघनता होती है वो औसत की बात करता है। औसत के आधार पे हम लोग देखें तो बिहार की फसल सघनता 1.42 हो गई है। मतलब एक वर्ष में बिहार में कितने फसल एक कृषि पर उपजाए जाते हैं उसको हम लोग फसल सघनता कहते हैं। और ये यदि कम है तो इसका मतलब बेहतर कृषि नहीं है। और यदि मान लीजिए एक है तो इसका मतलब है बिहार में औसत रूप से प्रत्येक खेत पर एक फसल उगाई जाती है। और ये यदि 2 है तो इसका मतलब बिहार में 2 फसल उगाई जाती है औसत से। और 1.42 होने का मतलब है कहीं 2 फसल कोई उससे अधिक उगाया जाता है, बहुत कहीं सुखाड़ है, जल की उपलब्धता नहीं है, तो उस आधार पे
बिहार में कि 1.1 फसल जो है उपजाई जाती है, तो इसको हम लोग मान सकते हैं। ठीक है, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण हम लोग देख रहे थे, तो ये हम बिहार का 1.42 है बिहार की फसल सघनता। और ओवरऑल के आधार पे कौन से राज्य, कौन सा जिले कहाँ पे हैं, तो उस आधार पे हम लोग देखते हैं कि बिहार का फसल सघनता घट गया है। जो पिछले वर्ष 1.45 था और इस बार घट के 1.42 हो गया है। लेकिन सबसे अधिक फसल सघनता वाले जिलों की बात किया जाए तो सुपौल है जो 1.8% है। उसके बाद जहानाबाद 1. ये पिछला साल टॉप पे था, इस बार सुपौल टॉप पे हुआ है। और सीतामढ़ी 1.73% है। मतलब एक साल में इतने फसल उपजाए जाते हैं। शुद्ध बुआई मतलब वहाँ की कुल जमीन में से कितना पर क्षेत्रफल पर खेती किया जाता है, जिसमें भोजपुर और बक्सर, तो उसमें कृषि योग्य भूमि में से 80% भूमि पर कृषि की जाती है। और यह है भोजपुर और बक्सर उस पर टॉप रहा है। बिहार का कुल खाद्यान्न उत्पादन, इसको याद रखिएगा, 23,115.5 हजार टन रहा है बिहार का फसल उत्पादन। इस साल का उत्पादकता रहा है 3573 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। तो उत्पादन और उत्पादकता आप लोग जरूर याद रखिएगा। जिला बार सर्वाधिक उत्पादन रहा है कौन सा फसल का, तो मोस्टली 2-3 फसल आप लोग, चावल, मक्का, गेहूं और दालें, ये 4 फसल ही बिहार में होता है। तो फसल के आधार पर ये 4 फसल का आप लोग याद रखिएगा, 4 फसल। तो चावल में नंबर 1 पर रोहतास रहा। उत्पादन की हम बात कर रहे हैं, मतलब कितना किलोग्राम उत्पादन हुआ, इसके आधार पर हम लोग देखते हैं। तो चावल नंबर 1 पर रोहतास, फिर औरंगाबाद, फिर कैमूर। गेहूं में देखते हैं, याद रखिएगा, गेहूं रोहतास, कैमूर, भोजपुर। तो चावल और रोहतास दोनों, मतलब गेहूं लगभग हर साल यही तीनों डिस्ट्रिक्ट रहते हैं, और रोहतास, औरंगाबाद और कैमूर। और गेहूं में रोहतास, कैमूर और भोजपुर। लेकिन मक्का में इस बार का बदलाव आया है। मक्का में इस बार पूर्णिया, अररिया और कटिहार जो है टॉप 3 मोस्ट डिस्ट्रिक्ट रहे हैं। और दाल में जो है पटना और दरभंगा, ये दरभंगा इस बार नया तीसरे नंबर पाया है। तो पटना, दरभंगा, औरंगाबाद और दरभंगा जो है दाल में टॉप 3 मोस्ट। अब उत्पादकता यानी 1 हेक्टेयर में कितना किलोग्राम उत्पादन हो जाता है, उसको हम लोग उत्पादकता कहते हैं। यानी उत्पादकता मतलब हुआ कुल उत्पादन बटे कुल क्षेत्रफल, तो उसको हम लोग कहते हैं उत्पादकता। तो उसमें चावल में रोहतास, बक्सर और लखीसराय, ये हम लोग का टॉप मोस्ट है। गेहूं में याद रखिए, देखिए उत्पादन में अलग हो गया है। उत्पादकता में चावल हमें हालांकि रोहतास नंबर 1 पर है, 2 नंबर में बक्सर है, 3 नंबर में लखीसराय हो गया। गेहूं में बिहार में सबसे अधिक उत्पादकता बेगूसराय का है, उसके बाद लखीसराय का है और उसके बाद खगड़िया का है। मक्का में किशनगंज टॉप पे आ गया, अररिया टॉप 2nd नंबर पे और शिवहर उसके बाद है। दाल में पूर्वी चंपारण, बेगूसराय और सिवान। हम देख रहे हैं कि गेहूं मतलब गेहूं में और दाल में, इसमें उत्पादकता के मामले में बेगूसराय एग्रीकल्चर में मतलब कम क्षेत्रफल पर अधिक उत्पादन हो रहा है, तो इसमें दोनों में आगे बढ़ रहा है। तो आप लोग याद रखिएगा, चावल, गेहूं, मक्का उत्पादकता के आधार पे। लीची और मखाना उत्पादन में पूरे देश में बिहार प्रथम स्थान पे है। और इसी आधार पे कहा जाता है कि बिहार में फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री लगना चाहिए। और देश में उत्पादित कुल लीची का 71% बिहार में, और कुल मखाना का 85% बिहार में होता है। एक प्रोग्राम है बिहार का पराग, प्रमोटिंग एग्रीकल्चर फॉर रिवोल्यूशनाइजिंग, मतलब क्रांति लाना एग्रीगियन ग्रोथ। ये मतलब होता है कि मधुमक्खी पालन एवं शहद उत्पादन में बिहार जो है राज्य भर में 4थे स्थान पे है। तो उसको जो है प्रमोट करने के लिए पराग योजना लाया गया है, मधुमक्खी पालन और शहद परियोजना के लिए। चाय का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जो है किशनगंज में, सब्जी का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस चंडी नालंदा में, और फलों का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बिहार में कहाँ स्थापित है, देसरी वैशाली में। तो ये हम लोग का हो गया कृषि संबंधित प्रमुख तथ्य। अब अन्य तथ्य देखते हैं जो मछली इम्पोर्टेंट हम लोग का है। अगला राज्य में कुल मछली उत्पादन जो है 873 हजार टन हो गया है। और 3 जिले के रूप में आपसे जरूर पूछा जाएगा जो इस बार बजट में दिया गया है, मधुबनी, दरभंगा और पूर्वी चंपारण मछली उत्पादन में शीर्ष 3 जिले हैं। और बिहार सरकार के जो मई महीना, अब जून महीना का आप रिपोर्ट देखिएगा तो उसमें कहा भी गया है कि बिहार जो है मछली उत्पादन में आत्मनिर्भर हो गया है। अब देखिए बिहार में कुल चालू कारखानों की संख्या कितनी है, तो
तो बिहार में चालू कुल कारखानों की संख्या 2022-23 के आंकड़े के अनुसार देखिए मात्र जो है 2782 कारखाने चालू हैं। हम लोग इसको देखते हैं चालू कारखानों की संख्या, कुल कारखाना बिहार में 3307 है, उसमें 2782। और हम लोग जब इसको देखते हैं रिपोर्ट के आधार पर तो बिहार में इंडस्ट्री लगने की जगह बिहार में कारखानों की संख्या और लगातार घटती जा रही है। जैसे देखिए बिहार में 2900, 2800, 2800, फिर घट के 2784, फिर 2729 और फिर 2782। तो ये कारखानों की संख्या लगातार बिहार में बढ़नी चाहिए, तो ये घटती जा रही है। हालांकि इसमें हो सकता है कि कुछ पुराने उद्योग बंद कर दिए जा रहे हैं और नए उद्योग स्थापित हो रहे हैं। यह आंकड़ा किस आधार पर निकाला जाता है? तो जो हम लोग MSME रजिस्ट्रेशन जो होता है बिहार सरकार में रजिस्ट्रेशन के आधार पे, उस रजिस्ट्रेशन के आधार पे ये आंकड़े निकाले जाते हैं। ये नहीं कि हर जिला ब जिला सर्वेक्षण किया जाता है। उस सर्वेक्षण का आधार क्या रहता है? तो ये आपकी MSME में और जो सरकार का जो उद्योग विभाग का पोर्टल है उस पर कितने रजिस्ट्रेशन किया है उसके आधार पे इसमें किया जाता है। तो उसमें 2782 और पूरे भारत के स्तर पे 2563। तो आप लोग जब मेंस इकोनॉमिक सर्वे का 13 चैप्टर है, इस 13 चैप्टर का जो डेटा होता है वो मेंस इम्पोर्टेंट एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। प्रीलिम्स के लिए इसके कुछ फैक्ट्स इंपॉर्टेंट रहते हैं। मेंस के लिए आपसे पूछा जाएगा कि बिहार में औद्योगिक विकास की तुलना राज्य या देश के स्तर की तुलना में कीजिए, फिर आपसे पूछा उसका कारण बताइए कम क्यों है, क्या समाधान, तो अलग बातें हैं। समाधान के लिए भी बिहार सरकार क्या क्या प्रयास कर रही है, उन योजनाओं की चर्चा इकोनॉमिक सर्वे में अच्छे से की जाती है। तो मेंस के लिए इकोनॉमिक सर्वे का लगभग हर चैप्टर हर पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। तो मेंस के पर्पज से आप लोग इसको पूरा डिटेल्स में करने का प्रयास कीजिएगा। अगला हम लोग है राज्य में कुल 9 चीनी मिल हैं जिसमें 68.78 लाख क्विंटल चीनी का उत्पादन हुआ है। और कौन सा चीनी मिल कहाँ है? तो बिहार में 9 चीनी मिल हैं, बगहा, मोतिहारी, हरिनगर, नरकटियागंज, मझौलिया, गोपालगंज, सिधवलिया, रीगा, हसनपुर, लौरिया, सुगौली। ये हम लोग का बिहार की 9 चीनी मिलें हैं जो चालू है। यही 9 चीनी मिलों से बिहार का कुल चीनी उत्पादन 68.77 लाख टन हुआ है। ये गन्ना उद्योग विभाग बिहार सरकार का डेटा है। हैंडलूम संरक्षण, ये आपसे मेंस में मतलब प्रीलिम्स एग्जाम में आपसे मिलान करने के लिए आ सकता है, जो आ सकता नहीं आता है कि बिहार का कौन सा उद्योग क्षेत्र जो है किस उद्योग के लिए संकेंद्रित है या कौन सा उद्योग बिहार में ज़्यादा आते हैं। तो उस समय ये कन्फ्यूजन आपको रहता है मिलान करने के लिए कौन सा उद्योग। जैसे भागलपुर का रेशमी शुल्कनी कपड़ों के लिए हम लोग देखते हैं, बांका तसर और उससे बने कपड़ा के लिए इम्पोर्टेंट है। गया भी जो है सूती वस्त्र, बेडशीट, तौलिया, गमछा, ये बिहार का हैंडलूम उत्पादन मतलब हाथ से हैंडलूम उत्पादन में बिहार में कौन सा उत्पादन कहाँ है, इसकी ये सूची दी गई है। जैसे मधुबनी में महीन सूती कपड़ों के थान, धोती, गमछा कपड़ा, औरंगाबाद है, कैमूर है। तो ये सारे कपड़े कहाँ से? तो सूती वस्त्र, जूट हो गया, रेशम हो गया, इन सब चीज़ों का कहाँ बिहार में निर्माण है। तो ये उद्योग विभाग का जो हथकरघा डिपार्टमेंट है उसको ये अनुसार दिया गया है। आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार सितंबर 2024 तक बिहार में इथेनॉल का कुल 12 फैक्ट्री चालू था। ये भी पूछा जा सकता है। वर्ष 2023 में कुल 8 करोड़ 21 लाख पर्यटक बिहार आए थे, जिसमें से 8,15,000 देशी थे और 5.71 लाख विदेशी थे। तो आप लोग याद रखिएगा बिहार में, और बिहार में सबसे अधिक विदेशी पर्यटक बोधगया और राजगीर आते हैं, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। बिहार का वर्ष 2023-24 में LFPR लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेशियो इसको कहते हैं, श्रम सहभागिता भागीदार। मतलब बिहार में जो उद्योग धंधे हैं तो उसमें बिहार की कितनी आबादी जो है कार्यबल मतलब 65 से 59 वर्ष के युवा लोग, कितने लोग कार्यबल में काम कर रहे हैं। तो पुरुषों में 78.5% और महिलाएं मात्र 32% है जो भारत में कार्यबल में योगदान देती है। वहीं राष्ट्रीय स्तर पे जो है ये ओवरऑल 64.3% है पुरुषों का राष्ट्रीय औसत। तो बिहार का LFPR 55, राष्ट्रीय कितना 64.3। बिहार में पुरुषों का 78.5 है, राष्ट्रीय औसत 83.5 है। महिलाओं का बिहार में 32 है और महिलाओं का राष्ट्रीय स्तर पे 45.2 है। ये तो हालांकि आप प्रीलिम्स के पर्पज से आप लोग इसको याद रख सकते हैं। साथ ही साथ जब आप मेंस एग्जाम में बिहार के
महिलाओं की स्थिति, महिला सशक्तिकरण का दीजिएगा तो उसमें जो नकारात्मक पॉइंट जब लिखिएगा तो उसमें लिखिएगा कि राष्ट्रीय औसत सभी महिलाओं की तुलना किया जाए तो LFPR बिहार का मात्र 32% है। तो इस आधार पे मेंस में इन डाटाओं का आप यूज कर सकते हैं, उसी आधार पे ये हम लोग डेटा के आधार पे ये दिया गया है। बेरोजगारी दर बिहार का 3% है और राष्ट्रीय औसत 3.2%। हालांकि ये बेहतर हुआ है 3 लेकिन ग्रामीण बेरोजगारी दर बिहार का 2.6% और बिहार का शहरी बेरोजगारी दर 9% है। वहीं भारत में देखा जाए तो ये 2.5% मतलब बिहार का ज़्यादा है और शहरी बेरोजगारी दर 5.1 है तो बिहार में ज़्यादा है। तो जब आप बिहार में बेरोजगारी की स्थिति दे तो उसमें भी ये डाटा आप दे सकते हैं। बिहार में ग्रामीण विकास एवं रोजगार प्रशिक्षण संस्थान खोला गया है, ये कहाँ है? हम लोग का हाजीपुर में है। बिहार में शीर्ष 3 पासपोर्ट धारक जिले, मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, सिवान, गोपालगंज और पटना है बिहार के 3 शीर्ष पासपोर्ट धारक जिले। परिवहन, भंडार एवं संचार क्षेत्र, यानी ये 3 जो है ट्रांसपोर्टेशन, भंडार और संचार क्षेत्र जो है 2023-24 की अवधि में उत्तर प्रदेश 10.1, कर्नाटक 7.7 के बाद बिहार सबसे अधिक वृद्धि दर्ज करने मामले में 7.6 के साथ 3 नंबर में है। उसके बाद अगला है सड़क घनत्व। सड़क घनत्व के मामले में बिहार में केरल, पश्चिम बंगाल के बाद तीसरा सबसे अधिक बिहार में सड़क घनत्व है। उसके बाद अब बिहार में 4 एक्सप्रेसवे बन रहा है। उन 4 एक्सप्रेसवे के बारे में बिहार का जो बजट इकोनॉमिक सर्वे है उसमें विस्तार से बताया गया। पहला है वाराणसी रांची कोलकाता एक्सप्रेसवे, ये बिहार का है और बिहार के किन जिलों से होकर गुजरेगा इसके बारे में दिया गया है। जो है वाराणसी कोलकाता एक्सप्रेसवे, ये उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल से गुजरेगा और बिहार में मोहनिया जो है, उसके बाद रोहतास, सासाराम, औरंगाबाद, गया, तो ये 4 जिले, रोहतास हो गया, सासाराम 2, औरंगाबाद 3, गया 4, तो ये 4 जिलों से हम लोग से बिहार से होके गुजरेगा। उसके बाद अगला हम लोग का है कि बिहार का जो अगला हम लोग का है गोरखपुर सिल्लीगुड़ी राजमार्ग है। ये बिहार में जो है पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज से गुजरेगा। इसको भी कितने जिलों से गुजरेगा? बस 1 2 3 4 5 6 7 8 जिले से होकर गुजरेगा हम लोग का कौन सा? गोरखपुर सिल्लीगुड़ी राजमार्ग। इसको भी याद रखिएगा। देखिए मिलान करने के वालों में यह प्रश्न भी पूछ सकता है कि गोरखपुर सिल्लीगुड़ी राजमार्ग बिहार में से निम्न जिलों से होकर नहीं गुजरेगी। आपको तो ये 8 जिला तो ऑप्शन में देगा नहीं, तो आपसे पूछ सकता है कि निम्न में से किन से होकर नहीं गुजरेगी। जब आपको ये किन से होकर गुजरेगी तो याद रहेगा। तब अगला बिहार के अंदर ये पटना पूर्णिया एक्सप्रेसवे, ये ग्रीन फील्ड परियोजना के रूप में बनाया जा रहा है, यानी बिहार के पटना को पूर्णिया से जोड़ने के लिए। और ये किन किन जिलों से गुजरेगी? तो ये पटना, सारण, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, दरभंगा, सहरसा, मधेपुरा और पूर्णिया जिले से होकर गुजरेगी। ये पटना पूर्णिया एक्सप्रेसवे है। और यह कहा गया है कि 6 प्रस्तावित जो हवाई अड्डा है जो हम लोग राज्य में बनने जा रहा है, राजगीर में, सोनपुर में, रक्सौल में, इन सब राज्यों में जो हवाई अड्डे बनाए जा रहे हैं ग्रीन फील्ड, वहाँ पे इसको जोड़ेगा। और अगला है रक्सौल हल्दिया एक्सप्रेसवे बनाया जा रहा है, रक्सौल को हल्दिया से जोड़ेगा, पश्चिम बंगाल का जो है। तो ये गुजरेगा हम लोग का बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल से। और बिहार में जो है पूर्वी चंपारण रक्सौल में है, वहाँ से शिवहर होते हुए सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर आएगा, समस्तीपुर, बेगूसराय, लखीसराय, जमुई और बांका। तो ये बिहार के इन जिलों से होकर गुजरेगा। तो आप लोग याद रखिएगा कि किन जिलों से होकर नहीं गुजरेगा। और ये NHAI का जो पटना का जो रीजनल सेंटर है वही ये डेटा जारी किया है। तो ये बजट के अनुसार से आपका जीके मतलब जो करंट अफेयर्स है वो भी आपका तैयार हो गया इकोनॉमिक सर्वे से। कुल डाकघर याद नहीं करना है, 93। ये याद रखिएगा बिहार का जो टेली घनत्व है वो टेली घनत्व बिहार का मात्र 55.59% है। और जब आप लिखते हैं ना कि डिजिटल समावेशन या डिजिटल साक्षरता या डिजिटल इंडिया या बिहार के विकास में चुनौतियाँ, तो उसमें आप इन सब डेटाओं का, महत्वपूर्ण डेटाओं का यूज आप कर सकते हैं। दूरभाष घनत्व बिहार का मात्र 55.59% है। वहीं जो है संपूर्ण भारत का 85.9% है। वहीं इंटरनेट बिहार का मात्र 42.1% है और नेशनल लेवल का 68.19% है। ये हम लोग का है। अब इसको याद रखिएगा, इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिहार का बिजली चरम मांग 8000 मेगावाट हो गया 5 में। तो ये आपसे नहीं पूछ के मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो आपसे पूछेगा कि बिहार का जो पर कैपिटा यानी प्रति व्यक्ति बिजली खपत 363 मेगावाट आवर हो गया है।
इस ये प्रश्न एक नहीं 2-3 बार पूछा जा सकता है कि बिहार का प्रति व्यक्ति बिजली खपत कितना हो गया है। तो 363 मेगावाट आवर है, जो कि 2012-13 मात्र 134 किलोवाट आवर था। सॉरी, मेगावाट नहीं, किलोवाट आवर, मतलब जो एनर्जी की माप है ये किलोवाट आवर। अगला है हम लोग का बिहार में मार्च 2024 तक कुल बिजली उत्पादन का लक्ष्य, मतलब कुल बिजली उत्पादन जो हुआ है 2024 तक वो 9543 मेगावाट का उत्पादन हुआ है। और ये उसी का बिहार सरकार का जो इकोनॉमिक सर्वे है उसमें ये रिपोर्ट दिया गया है कि 9543 मेगावाट उत्पादन हुआ है बिहार सरकार का, ऊर्जा विभाग बिहार सरकार। उसमें से देख लीजिए, बिहार में जल विद्युत जो है, यही मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपको याद रखना है। बिहार में जल विद्युत मात्र 54 मेगावाट का बिहार में जल विद्युत है, और 13 जो है छोटी छोटी जल विद्युत परियोजनाएं बिहार में है। उसी 13 से बिहार में 54 मेगावाट का बिजली उत्पादन होता है, तो इसको आप लोग याद रखिएगा। बिजली खपत वाले शीर्ष 3 जिले में पटना, गया और मुजफ्फरपुर है। पटना, गया और मुजफ्फरपुर है। और जब से कि सबसे कम खपत वाले जिले में शिवहर, अरवल और हम लोग का शेखपुरा है। ये शिवहर, अरवल और शेखपुरा सबसे लोएस्ट, पटना, गया और मुजफ्फरपुर हम लोग का क्या है, सबसे अधिक है। इसको याद रखिएगा। अगला हम लोग का है कि ये जो हम लोग का जो ऊर्जा स्रोत से बिजली उत्पादन हुआ था, उस बिजली ऊर्जा स्रोत का ये दिया गया है किसमें कितना है। तो ये जो है अंदर वाला जो पार्ट है ये हम लोग का वास्तविक उत्पादन है, और ये लिखा किया गया है कि 25-26 में अनुमान किया गया है कितना % होगा। इस चार्ट का प्रयोग बिहार में बिजली उत्पादन में स्थिति, तो उसमें नाभिकीय ऊर्जा और तापीय ऊर्जा का परिवर्तन के आधार पर ये चार्ट आप दे सकते हैं। जो हम लोग का 21-22 में जो रियल में उत्पादन था, ये डेटा बहुत पुराना दिया गया है। 21-22 में जो हम लोग का उत्पादन था उसमें 67% हम लोग जो उत्पादन करते थे वो तापीय यानी कोयला ऊर्जा जो हम लोग का उससे, और जो नाभिकीय ऊर्जा इसमें नवीकरणीय ऊर्जा, इसमें बिहार में बेसिकली छोटी जल विद्युत परियोजनाएं और फिर जो सौर ऊर्जा प्लांट है उसके आधार पर जाता है, उसमें 32.8% ये है। और जो अब अनुमान लगाया गया है कि जो 2025-26 में आएगा, इसमें लिटिल बिट परिवर्तन हुआ है। अब नवीकरणीय ऊर्जा 33.4% होगा और 66% 6% जो हम लोग का क्या रहेगा। धीरे धीरे बिहार सरकार ने 1/3 जो है लक्ष्य को प्राप्त कर लिया है नवीकरणीय ऊर्जा के लिए। हालांकि 0 लक्ष्य प्रदान करने के लिए इसको नवीकरणीय ऊर्जा को 2/3 लाना होगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। बिहार में जो हम लोग का सेल्फ हेल्प ग्रुप होता है उसकी संख्या 10.63 लाख स्वयं सहायता समूह है, और स्वयं सहायता समूह आपस में मिलकर के ग्राम स्तर पर संगठन बनाते हैं। उसको 71.1 लाख ग्राम संगठन कार्यरत है, जो कि जीविका दीदी समूह से कार्यक्रम करती है। और बिहार में जीविका एक सफलतम संगठन बन गया है, जो गरीबी निवारण, स्वरोजगार, महिला सशक्तिकरण में योगदान दे रही है। दीदी की रसोई जीविका, मतलब बहुत सारे प्रकार के कार्य जीविका दीदियों के द्वारा मछली पालन, मत्स्य पालन को मतलब कार्य किए जा रहे हैं। पटना नगर निगम को वाटर प्लस सिटी मतलब जितना ये जल का उपयोग करता है उतने जल का यहाँ संरक्षण हो जाता है। पता नहीं ये कैसे प्राप्त हुआ है बिहार में ये तो, लेकिन ये पटना नगर निगम को वाटर प्लस सिटी का सर्टिफिकेट प्राप्त किया गया है। यह जल संरक्षण व्यापक तरीके से हुआ। बिहार का सभी नगर निकाय जो है खुले में शौच से मुक्त हो गए हैं। बिहार में कुल कितने नगर निकाय हैं? 262। बजट इकोनॉमिक सर्वे में 261 की चर्चा की गई है। 262वां जो नगर निकाय था वो मधुबन था। कुछ दिन पहले जून 2025 में बना है मधुबन नगर निकाय, जो कि कहाँ का है? पूर्वी चंपारण का नगर है। उसको नगर पंचायत का दर्जा दिया गया है। तो बिहार में अब 19 नगर निगम है, 88 नगर परिषद है और 155 नगर पंचायत हैं। तो इसको याद रखिएगा। बजट में इसकी संख्या 154 दी गई है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। चलिए अगला है बिहार का 4 शहर स्मार्ट सिटी मिशन आया था भारत में कि 100 स्मार्ट सिटी मनाना है। पहला स्मार्ट सिटी हम लोग का भुवनेश्वर था, 100 नंबर का हम लोग का शिलोंग था, और 4 स्मार्ट सिटी बिहार को दिए गए थे, जिसमें पटना, मुजफ्फरपुर, भागलपुर तथा बिहार है। बिहार भारत सरकार का जो शहरी एवं आवासन मंत्रालय है, जिसके मंत्री अभी हमारे मनोहर लाल खट्टर जी हैं,
इन्होंने घोषणा किया है कि ये अब जो है स्मार्ट सिटी मिशन योजना बंद कर दी जा रही है। जितना काम हुआ ठीक है, इनके कितने लक्ष्य प्राप्त हुए इनकी घोषणा नहीं की गई, लेकिन कहा गया कि इस योजना का बजट खत्म हो गया है और इस योजना को समाप्त कर दिया गया है। इसमें बिहार के 4 शहर शामिल थे। बिहार सरकार ने मुजफ्फरपुर, गया, दरभंगा और भागलपुर में मेट्रो चलाने का प्रस्ताव रखा है। और बिहार का ऋण जमा अनुपात, ऋण जमा मतलब बिहार के लोगों ने बैंक में कितना पैसा दिया है और उस बैंक के अनुसार बिहार सरकार, बिहार की जनता को बैंक ने कितना ऋण दिया है। जैसे आपने ऋण जमा अनुपात मतलब होता है बिहार के जनता द्वारा कुल जमा, तो बिहार की जनता ने 100 रुपया बैंक में कुल जमा किया है, उसमें से मात्र 56.3 रुपया बिहार की जनता को लोन मिला है। और ये जितना कम रहता है उतना राज्य के लिए हानिकारक है, क्योंकि तब आपका जो पैसा आपने 100 रुपया जमा किया है बैंक में, उसका यूज जो है राज्य में नहीं हो पा रहा है। ये योजना या तो किसी अन्य राज्य में या सरकार कहीं और इन्वेस्ट कर रही है। और आप यदि ये जैसे कुछ राज्य देखिएगा, जैसे आंध्र प्रदेश, गुजरात है, तो उसका 80%, किसी का 100% से भी ऊपर होता है। यदि वहाँ 100 रुपया दिया गया तो वहाँ की जनता ने 120 रुपया लोन ले लिया है बैंक से। तो ये बिहार की जनता, इसका मतलब कि जो है सरकारी बैंक जो है या बैंक जो है ऋण देना कम चाह रही है। ये चीज़ बिहार में जन्मकालीन जीवन प्रत्याशा वर्ष 69.5 वर्ष है। तो ये हम लोग का हुआ बिहार का कुछ इकोनॉमिक सर्वे और बिहार का कुछ इकोनॉमिक बजट। तो इसको हम लोगों ने देखा और इसके लिए अलग अलग चीज़ों, जो भी बिहार का जो ऑफिशियल बजट था और ऑफिशियल डेटा था, उसके कुछ कुछ फैक्ट चीज़ों को हम लोग ने मतलब यूज किया। कुछ चीज़ें धुंधली दिख रही, इसका कारण था कि हमने बिहार का जो इकोनॉमिक सर्वे का ऑफिशियल डेटा था, जो ऑफिशियल वेबसाइट से जो डाउनलोड किया गया था, उसी के स्क्रीनशॉट को हमने लगाया था ताकि आपका विश्वसनीयता बनी रहे। कुछ चीज़ें होती है कि हमने इधर उधर से कॉपी पेस्ट किया तो उसमें गलत चीज़ें या गलत सलत, मार्केट में कुछ कुछ बुक ऐसा है जो कि उसमें गलत चीज़ों की जानकारी दी गई है। तो आप लोग इसको याद रखिएगा और ये हर एग्ज़ाम इम्पोर्टेंट होता है। 2 से 3 प्रश्न जो है इससे ज़रूर पूछे जाते हैं, इसको याद रखिएगा, किसी भी एग्ज़ाम में ये आता है। तो अब आप लोग पढ़ते रहिए, एक का क्लास हम लोग देखते रहेंगे। करेंट अफेयर्स के तहत हम लोगों ने लगभग पूरा करेंट अफेयर्स कंप्लीट कर दिया है, जनवरी से लेके जून तक का। और ये जनवरी से लेके जो जून तक का ये हम लोग का जो पेड बैच है, पेड ऐप है, उस पर ये अवेलेबल है। तो ये हम लोग का